नमस्कार, आप सभी का आगरा अतरौली घराने के ऑफिशियल पेज में एक बार फिर से स्वागत है। टुडे इज 6th जुलाई, the 41st डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी पद्म श्री उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब प्रेमरंग, Doyen of Agra Atroli Gharana, the person who represented and led the Gharana for more than 45 years. In the same month, on 30th July, it's Khan Sahab's 96th birth anniversary. Khan Sahab was one of the artists who influenced the Hindustani Shastriya Sangeet at a par. Today, we the people of Agra Atroli Gharana are trying to pay a small tribute to Khan Sahab. In this video, we are going to know about 3 to 4 phases of Ustad Sharafat Hussain Khan Sahab's life from his son and disciple, Ustad Shaukat Hussain Khan Sahab. आज के वीडियो में हम जानेंगे उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब की ज़िंदगी के बारे में, उन्हीं के अपने बेटे और शिष्य उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब से। आइए साथ मिलकर उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब को सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं जिस अजीमुशान शख्सियत के बारे में आपसे रूबरू हूँ, हालांकि वो नाम किसी तारीफ़ या तारुफ़ का मोहताज नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आगरा अतरौली घराने के लेजेंडरी डॉयन ऑफ आगरा अतरौली घराना पद्मश्री उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब के बारे में। वो ना सिर्फ़ एक महागायक थे, महानायक थे, उसके अलावा एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे बेटे और एक अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ मेरे पिताजी थे और मेरे गुरु थे। आज मैं उनकी ज़िंदगी पे शुरू से आखिर तक कुछ लम्हात और कुछ ज़िक्र, कुछ वाक़यातों पर रोशनी डालूँगा। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक मैं आपको चंद वाक़यात उनके बयान करूँगा। सबसे पहले मैं उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब के जन्म के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। आपका जन्म उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के बेटे उस्ताद लियाकत हुसैन खान साहब के घर में 30 जुलाई 1930 को अतरौली में हुआ। जन्म से ही आप अपने माता पिता के साथ में रहे और थोड़ा आगे चलकर, क्योंकि उस्ताद लियाकत हुसैन खान साहब एक बहुत बड़े महानायक उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के बेटे थे, तो वो भी विद्वान थे। उधर उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब की माताजी अल्लाह रखी बेगम, जो उस्ताद महबूब खान साहब दरसपिया की बेटी थी, वो भी काफ़ी विद्वान थी। शुरू से ही आपकी तालीम आपके माता पिता द्वारा शुरू हो गई थी और छोटी छोटी बंदिशें, दुरुद बंदिशें और छोटे राग, सीधे राग जितने भी हैं, वो उस्ताद लियाकत हुसैन खान साहब और आपकी माताजी अल्लाह रखी बेगम उन्हें तालीम देते रहे। आपकी ज़िंदगी पे थोड़ा पीछे जाके एक वाक़या और जो सच्ची घटना है वो मैं बयान कर देना चाहूँगा कि उस्ताद लियाकत हुसैन खान साहब और अल्लाह रखी बेगम मेरे दादा और दादी हुआ करते थे। उनके घर में औलाद पैदा होती थी और वो जीवित नहीं रहती थी। ये सिलसिला उनकी 10 औलादों तक चलता रहा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनकी 10 औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई है। बहुत परेशान थे। औलाद पैदा होती है और मर जाती है। फिर वो जयपुर में एक कोई बुज़ुर्ग थे और उनके पास उस्ताद लियाकत हुसैन खान साहब, क्योंकि उस्ताद लियाकत हुसैन खान साहब जयपुर स्टेट में
रियासती गवैये कहना चाहिए थे। तो वो पीर साहब के पास गए और उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि सरकार मेरे औलाद होती है लेकिन बचती नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो आपने दुआ दी और कहा कि लियाकत हुसैन तुम अब जाओ और इंशाअल्लाह अब तुम्हारी जो भी औलाद होगी वो ज़िंदा रहेगी। तो सबसे पहले मेरे पिताजी की सबसे बड़ी बहन बिब्बन बेगम पैदा हुई और अच्छी तरह से पालन पोषण उनका चलता रहा। उसके बाद में मेरे पिताजी के बड़े भाई उस्ताद हशमत अली ख़ान साहब का जन्म हुआ, वो भी जीवित रहे। और आखिर में 13वें नंबर पर मेरे पिताजी उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब का जन्म हुआ और वो तंदुरुस्ती के साथ में परवान चढ़ने लगे। 8 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ में तालीम लेने के बाद वो इतना हो गया था कि वो जो भी सुनता था उनकी तारीफ़ करता था और सब तारीफ़ करते थे, कहते थे कि ये बच्चा तो ऊपर से तैयार होकर आया है। उसी दौरान आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज़ ख़ान साहब अतरौली तशरीफ़ लाए और हमारे घर में आए। आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज़ ख़ान साहब महबूब ख़ान साहब दरसपिया, उस्ताद महबूब ख़ान साहब दरसपिया के बड़े दामाद थे और मेरी दादी के बहनोई। तो मेरी दादी ने आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फैयाज़ ख़ान साहब से कहा कि भाई साहब इस बच्चे को ज़रा सुनिए, ये इसको थोड़ा सा बताया है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई सुनाओ। तो शराफत हुसैन ख़ान साहब से हमारी दादी ने कहा कि बेटा सुनाओ गाना। फैयाज़ ख़ान साहब ने कहा कि चलो भाई सुनाओ, क्या सीखा है तुमने। तो एक स्विच ऑन करने की देर थी कि शराफत हुसैन ख़ान साहब गाना शुरू हो गए और अस्थाई अंतरा वो सब गाया, स्वर विस्तार किया और ताने। ये सब सुनने के बाद में फैयाज़ ख़ान साहब एकदम दंग रह गए और उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो ऊपर से ही सीख के आया है, इसको सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इजाज़त दो तो मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। हालांकि बहुत बड़ा इम्तहान था ये उन माँ बापों के लिए जिनके 10 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की कामयाबी के लिए उस बात को कबूल किया और अपने सीने पर पत्थर रख के कहा कि ठीक है, इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। 8 साल की उम्र में आफ्ताब मौसीकी फैयाज़ ख़ान साहब उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब को अपने साथ लेके बड़ौदा आए। बड़ौदा आने के बाद में आपकी तालीम शुरू हो गई। बड़ौदा में ही आपके मामा उस्ताद अता हुसैन ख़ान साहब भी फैयाज़ ख़ान साहब के साथ ही बड़ौदा में रहते थे। तो उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब की तालीम उस्ताद अता हुसैन ख़ान साहब और उस्ताद फैयाज़ ख़ान साहब दोनों से जारी रही, चलती रही और कुछ चंद दिनों में ही उनका ऐसा नाम हो गया। परफॉर्मेंस के दौरान उस्ताद फैयाज़ ख़ान साहब उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब को अपने पीछे बिठाते थे और ख़ान साहब का साइज़ इतना छोटा था कि फैयाज़ ख़ान साहब के पीछे बैठने के बाद में वो सामने से दिखते नहीं थे। और गाते गाते अचानक फैयाज़ ख़ान साहब उस्ताद शराफ हुसैन ख़ान साहब को अपने बराबर बुलाते थे, बिठाते थे और कहते थे कि बेटा चलो शुरू हो जाओ। तो वो तो बिजली की तरह से थे और जैसे एक लंबी रेस के घोड़े को लगाम पकड़ के रोका जाता है, उस तरह से उन्हें लगाम पकड़ी हुई थी, वो खामोश रहते थे। जहाँ लगाम थोड़ी सी ढीली हुई तो वो घोड़ा भागता। इसी तरह से शराफत हुसैन ख़ान साहब एक इशारे के साथ शुरू हो जाते थे और धुआंधार ताने और बढ़त और स्वर विस्तार ये सब करने लगते थे। बस थोड़ा सा करने के बाद में आफ्ताब मौसीकी फैयाज़ ख़ान साहब कहते थे कि बस बेटा जाओ पीछे बैठ जाओ। तो पब्लिक बहुत शोर करने लगती थी, वंस मोर कहती थी, ये बुलाइए, दोबारा गवाइए, दोबारा गवाइए। तो
खान साहब कहते थे, अभी तो मैंने ये चटनी चखाई है, ये तो सिर्फ चटनी चखाई है आपको, आप उसको बुलाइए, वो 3 घंटा गाएगा। तो ये एक ख़ास वाक़या है। आपकी तालीम जारी रही और जगह जगह लोग बुलाने लगे। ऑल बंगाल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 11 साल की उम्र में आपको राइजिंग सन का खिताब मिला। उसके बाद में सिलसिला जारी रहा। करीब 13 या 14 साल की उम्र में अता हुसैन खान साहब बड़ौदा से कलकत्ता वापस आ गए और शराफत हुसैन खान साहब को अपने साथ में कलकत्ता ले आए। उस्ताद अता हुसैन खान साहब अपने साथ कलकत्ता ले आए। आपकी तालीम जारी रही और प्रोग्राम पूरे इंडिया में प्रोग्राम चलते रहे। उस ज़माने में 50s में भारत रिकॉर्ड कंपनी हुआ करती थी, जो आगे चलकर हिज मास्टर वॉइस बनी। उसने आपकी काफ़ी लॉन्ग प्ले डिस्क निकाली और बहुत काफ़ी रिकॉर्डिंग है जो हमने बचपने में उन रिकॉर्डों से खेलते थे। तो आपका इतना नाम हो गया था कि आप अतरौली आ गए। अतरौली आने के बाद भी लोग पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी प्रोग्राम होते थे आपको अतरौली से ही लोग बुलाते थे। एक बात और बताना चाहूँगा कि उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब का इतनी कम उम्र में नाम हो गया था और इतनी कम उम्र में वो पैसा कमाने लगे थे कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहन बिब्बन बेगम की शादी की और वो उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब के कमाए हुए पैसे से शादी की। और इतनी कम उम्र थी उनकी कि ट्रेन में जब उनकी बहन विदा हो के चली तो वो ट्रेन के पीछे आपा कह के भागने लगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना छोटा बच्चा, लेकिन जब वही गाने बैठते थे तो लगता था कि एक बहुत मैच्योर गवैया गा रहा है, दबंग गवैया गा रहा है। तो बचपन से ही आप दबंग रहे। अतरौली में आने के बाद में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहा। उसके साथ साथ क्योंकि अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने वतन से और अपने बचपन के साथियों से हमेशा उन्हें लगाव और प्यार रहा। वो किसी भी कीमत में अतरौली को या अपने पुराने बचपन के दोस्तों को, साथियों को छोड़ना गवारा नहीं करते थे। उसमें ज़्यादातर मज़दूर तबके के लोग हुआ करते थे जो बचपन से साथ में थे। कोई ऑटो मैकेनिक है, कोई मज़दूरी करता है, कोई पैडल रिक्शा चलाता है, कोई लोहार है। और ये सारा इस पूरे ग्रुप के साथ में वो एंजॉय करते थे। बोले कि मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है, यहाँ इन लोगों के साथ में आता हूँ तो मुझे एकदम से सुकून मिल जाता है कि अपने घर में हम वापस आ गए। आपको हंटिंग और फिशिंग दोनों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये जितने भी लोग उनके बचपन के साथी थे वो फिशिंग के लिए उनके साथ नदी, जो हमारे घर से करीब 9 किलोमीटर दूर है, वो पैदल चल के वो नदी पे जाते थे और वहाँ फिशिंग करके वापस आते थे। तो बहुत ही मेहनत
के साथ साथ इतने और अपने फैमिली के प्रति इतने लॉयल थे कि कभी उन्होंने विदेश का दौरा सिर्फ इसलिए नहीं कहा, विदेश का दौरा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उन्हें अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। और वो कहते थे कि गाने को मैं सिर्फ इबादत की तरह से करता हूँ, चूँकि इतना परिवार मेरे साथ है, इस परिवार को पालने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए मुझे मजबूरन पैसा लेना पड़ता है, वरना इस काम का पैसा नहीं लेना चाहिए। ये उनकी धारणा थी, ये उनकी मान्यता थी। आपकी शादी उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब प्राण पिया की बेटी नसीमा बेगम से, मेरी वालदा से, मेरी माता जी से आपकी शादी हुई 1954 में, जनवरी या फरवरी में हुई। और दिसंबर में 9 दिसंबर 1954 में आपने मेरे सबसे बड़े भाई शुजात हुसैन खान साहब का जन्म हुआ। उसके बाद में उनसे छोटे भाई शफात हुसैन खान साहब का जन्म हुआ, और उसके बाद मेरी बहन जवाहरताज बेगम, उसके बाद जरताज बेगम, और 5वें नंबर पे मेरा जन्म हुआ। और मेरे बाद मेरी और एक बहन है सीमा खान। तो यूँ उनके 6 बच्चे थे। अपने सारे बच्चों से ही 6 बच्चों से बेहद बेइंतहा प्यार करते थे, और अपनी पूरी फैमिली से, अपनी माता जी से, अपने बड़े भाई से, जो हमने देखा है, हमने उनके बड़े भाई के साथ भी, उस्ताद हशमत अली खान साहब के साथ भी उनको देखा है, बहुत प्यार करते थे अपने धर्मपत्नी से, अपने 6 बच्चों से। यहाँ तक कि आम तरह से जितने उनके इर्द गिर्द लोग रहने वाले हैं, उनके रिश्ते नातेदार, उन सभी लोगों से उनको इतना लगाव था और इतना प्यार करते थे कि वो उस माहौल में बहुत खुश रहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी कोई शहर नहीं बसाया। हमारी माता जी कहती थी कि साहब कोई शहर में रहिए, आपका इतना बड़ा नाम है, किसी बड़े शहर में रहें तो अच्छा रहेगा। तो कहते थे कि नहीं, मुझे जितना ज़रूरत है वो मुझे यहीं बैठे बैठे ऊपर वाला देता है, तो मैं क्यों ये सुकून को छोड़ के भाग दौड़ की ज़िंदगी में जाऊं। उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब के परफॉर्मेंस की ज़िंदगी के बारे में, उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है, जितना मैं जानता हूँ वो मैं उनके साथ था, वो मैं बयान कर रहा हूँ। आप नहायत ही नफीस किस्म के इंसान थे। गायकी के बारे में तो कुछ कहना अल्फाज नहीं है कि उनकी गायकी के बारे में मैं क्या कहूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो स्टेज पे आते थे और उनको देख के ही लोग क्या बात है लोग कहने लगते थे। जब हम लोग घर में उनके साथ रहते थे तो नॉर्मली उनसे बात करते थे, लेकिन जब प्रोग्राम के लिए वो तैयार हो के हॉल पे पहुंचते थे तो एक अलग तरह की बात आ जाती थी, एक अजीब रौब उनके अंदर आ जाता था। तो हमारे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी, हम बहुत शांत रहते थे, और ज़्यादातर हमें अपने प्रोग्राम के समय वो आगे कहते थे कि सामने बैठ के सुनो। तो अपने साथ तानपुरे पे वो बैठने के लिए कहते थे कि तुम यहाँ बैठोगे तो तुम्हें तानपुरा बजाने के चक्कर में रहोगे, इसलिए सामने बैठ के सुनो। सैकड़ों प्रोग्राम उनके ऐसे हैं जो हमने सुने हैं सामने से, और बहुत से प्रोग्रामों में हम साथ में रहे। कालिदास संगीत सम्मेलन में होल नाइट प्रोग्राम था, और रात को 3 बजे के करीब, 3 या 3:30 बजे उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब का, मेरे पिताजी का नंबर आया, लास्ट आइटम था। तो गाना शुरू हुआ, आपने बल्कि 4 या 4:30 बजे शुरू किया। तो आपने भैरो
राग भैरव से शुरुआत की और उसमें करीब करीब 1 घंटे का या 50 मिनट का आलाप किया और उसके बाद में विलंबित और दुरुत। तो वो भैरव आज भी हम सुनते हैं तो हमारे शरीर को झंझोर देता है और लगता है कि ये एक इंसान कैसे कर सकता है। और प्रोग्राम भैरव ख़त्म हुआ और पहले कॉन्फ्रेंसेस में कलकत्ता में ऐसा होता था कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में कर्टेन डाल देते थे, पर्दा बंद हो जाता था। तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सुबह हो चुकी थी, हॉल का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो पर्दा बंद किया तो पब्लिक ने ऊधम मचाना शुरू किया, बहुत शोर मचाया, वंस मोर पर्दा खोलो पर्दा खोलो। तो कालीदास सानेल जी ऑर्गेनाइज़र थे, वो पिताजी के पास आए और बोले कि खान साहब आप पब्लिक को बोलिए, हम तो क्या बोलेंगे, पब्लिक सब कुर्सी उर्सी सब तोड़ रहा है, बोलिए ना आप। तो उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब ने कहा कि हम इस बारे में नहीं बोलेंगे, हम पब्लिक को ना नहीं बोल सकते हैं, हमारा तो काम है आप पर्दा खोल दो, हम तो गाएंगे, हम उनको ना नहीं बोलेंगे। पब्लिक ने बहुत शोरगुल किया, बहुत ऊधम मचाया काफ़ी, लेकिन हॉल का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो ये एक प्रोग्राम ख़ास बात है। दूसरी बात, फिर हॉल नाइट प्रोग्राम, क्यों कलकत्ता में हॉल नाइट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते थे। एक प्रोग्राम में आपने अहीर भैरव गाया और अहीर भैरव गाने के बाद में करीब 1 घंटा अहीर भैरव गाने के बाद में बैरागी गाया। ये जो प्रोग्राम था वो एक अजीबोगरीब प्रोग्राम था। हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि अहीर भैरव के बारे में बैरागी, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्होंने अहीर भैरव गाया और अहीर भैरव गाने के बाद में उसके बाद 1 घंटा बैरागी गाया। तो ये एक ख़ास बात थी। आपके गाने के बारे में, आप जब गाने बैठते थे तो वो ऊपर वाले का ध्यान करते थे। हम लोग पूछते भी थे कि ये आप गाते हो, आपको इतना टाइम हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती है? बोले ताकत तो लगानी पड़ती है, और लेकिन जब हम ऊपर वाले की तरफ ध्यान लगा लेते हैं तो फिर हमें मज़ा आने लगता है और हम ये भूल जाते हैं कि हम स्टेज पे बैठे हैं। हमें लगता है कि हम भगवान के सामने, ऊपर वाले के सामने इबादत कर रहे हैं। ये आपके कई बातें हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि आपको 11 साल की उम्र में ऑल बंगाल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में राइजिंग सन का खिताब मिला। उसके बाद में 70s में 74 या 75 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड आपको मिला। उसके बाद 1983 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद में 1984 में आपको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड नेशनल से सम्मानित किया गया। जिस ज़माने में आपको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, उस ज़माने में आप बहुत ज़्यादा बीमार थे और इलाज के सिलसिले में दिल्ली में हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने क़याम किया था, वहीं उनका इलाज होता था। और दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मशाइख मंजिल एक जगह है, वहाँ हम लोग रहते थे। तो संगीत नाटक एकेडमी वालों ने पूरा इंतज़ाम, जहाँ हम लोग रहते थे उसी घर में अवार्ड फंक्शन का इंतज़ाम किया और ख़ुद आके खान साहब को, मेरे पिताजी को वो अवार्ड दिया गया। आप जब इलाज के लिए दिल्ली आने वाले थे, कुछ बातें हैं जो अचानक याद आती हैं। मैं खान साहब की एक बात और आपको बता देना चाहूँगा। आपने अतरौली में अपने घर का नाम मौसीकी मंजिल रखा था। इलाज के सिलसिले में जब आप आखिरी बार अतरौली से
दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। उस वक्त आपने अपने घर को देखा, शायद उन्हें पता चल गया था, उन्हें इल्हाम हो गया था कि अब शायद दोबारा मैं इस घर को नहीं देख पाऊँगा। तो अपने पूरे घर को देखा, सारे रूमों में जाके रूमों को देखा और बाहर आके जाते वक्त कहा, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद में आप कभी वापस अतरौली नहीं आए जीवित। एक और वाक़या है 83 में, आपको एक प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम, ख़ास तौर से कला संगम वालों ने किया था, यमन उत्सव के नाम से। यमन उत्सव में 6 दिन का कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हर दिन एक कलाकार, हर दिन में इंडिविजुअल कलाकार थे, जिसमें उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब, उस्ताद विलायत खां साहब, उस्ताद अमजद अली खां साहब, श्रीमती विदुषी किशोरी अमोंकर जी, पंडित भीमसेन जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। ये 6 आर्टिस्ट थे जो 6 ज्वेल्स के नाम से प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में उस्ताद विलायत खां साहब, जो आफ्ताब सितार कहा जाता है, उनका एक इंटरव्यू आया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि यमन उत्सव तो उस्ताद शराफत हुसैन खां के लिए ही था, इसका सरसेरा शराफत हुसैन खां को जाता है। और सही बात है कि उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब ने करीब 2 घंटा का यमन गाया। उसमें आलाप व विलंबित दुरूद इतना खूबसूरती के साथ कि ऐसा दिल चाहता था कि मानो ये गाते रहें और बस इसी तरह से गाते रहें। 2 घंटा यमन गाने के बाद में फिर आपने बिहाग गाया। खुशकिस्मती से कि उस प्रोग्राम में मैं तानपुरे पर मौजूद था। उस प्रोग्राम में मैं पिताजी के साथ में था, तो ये एक ख़ास बात है। हमारे पिताजी की तालीम देने का तरीक़ा भी कुछ मुख्तलिफ था, जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है, और मैंने दूसरों को तालीम देते हुए देखा। तो हमें तालीम देने का तरीक़ा तो उनका था, वो ऐसा बिठा के ये नहीं कहते थे कि आओ भाई ये राग सीखो। उन्हें जब हमें कोई बंदिश सिखानी होती थी तो हम घर के आंगन में खेल रहे हैं और वो रियाज़ कर रहे हैं, तो रियाज़ में वो बंदिश गाते थे जो उन्हें हमें सिखानी है, या जो राग हमें सिखाना चाहते हैं वो उस वक्त गाते थे। उनकी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाएं ताकि हम वो सुन सकें। और उसके बाद में दूसरे दिन हमसे पूछते थे कि हमने जो कल गाया था वो हमें ध्यान में नहीं है, आपको मालूम है क्या? उस्ताद बताओ। मुझे प्यार से उस्ताद कहते थे, तो हम वो बंदिश फ़ौरन गा के सुना देते थे और राग भी हमारे जहन में बैठ जाता था, वो भी हम सुना देते थे। कभी मात्रे गिनवा के हमें तालीम नहीं दी। विलंबित एक ताल हमसे कहते बढ़त करो और बोल पकड़ो, तो हम कहते थे डैडी हम तो कहाँ ये ठेका जानते हैं। बोले कुछ नहीं, धा धा धिन, जहाँ है वहाँ बोल पकड़ लेना। इस तरह से हम करते रहे और वो विलंबित भी हमारे दिमाग में बैठ गया। और 3 ताल तो खैर हम पहले से ही जानते थे, वो भी आ गया, 3 ताल भी आ गया, बाकी की तालें भी, धमार भी आ गई, और दुनिया की जितनी तालें हैं, ज़्यादातर रूपक, झपताल, दीपचंदी, ये सारी तालें हमें जहन नशीन हो गई। फिर हमसे कहते थे कि तुम्हें रियाज़ करना शुरू करो और सुबह तानपुरा लेके सिर्फ सा भरा करो। तो हम एक्सक्यूज़ देते थे, बहानेबाजी करते थे कि हमें तानपुरा मिलाना नहीं आता है, तो हम कैसे गाएंगे। तो वो कहते थे कि बीच की जो 2 तार हैं उसमें से एक तार को सिर्फ छेड़ना और उसमें अब अपनी आवाज़ को मैच करके सिर्फ सा भरना। तो अब तो हम कोई बहाना कर ही नहीं सकते।
तो इस तरह से हम रियाज करते रहे और खेल खेल में उन्होंने हमें तालीम दी। आज हमें उन चीज़ों की वैल्यू पता चलती है जो हमने 5 साल से और 10 साल की उम्र में जो राग और जो बंदिशें सीखी, हमें अब आके पता चला कि अछोब नाम की कोई चीज़ होती है, या दुर्लभ राग और दुर्लभ बंदिशें, अछोब बंदिशें, अछोब राग। आज हम उनको गाते हैं तो लोग कहते हैं ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। तो उनकी वैल्यू अब पता चली। हमें तालीम के वक्त कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कोई बोझ डाला गया, हमें ये करना ही करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, ताला बंद कर देंगे और तान की प्रैक्टिस करते रहो। इस तरह से हमें तालीम नहीं मिली। हमेशा प्यार मोहब्बत से तालीम मिली। और जिस दिन हम थोड़ा सा ज़्यादा रियाज कर लेते थे, उस दिन वो हमें थोड़े से पैसे निकाल के देते थे और कहते थे कि जाओ वहाँ हलवाई की दुकान पर से कुछ खा के आओ। तो ये हमें तालीम देने का। और तालीम हम गाते थे तो हमारे साथ तबला खुद बजाते थे, खुद हमें तबला बजा के गाना गवाते थे और आने वाले लोगों को सुनाते थे कि भाई देखो बच्चे को सुनो। तो जो लोग आते थे वो कहते थे कि भाई खान साहब बच्चा बहुत होनहार है, ये बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम करेगा। तो आज वो सारी उनके अल्फाज, उनकी बातें याद आती है। आज एक दुनिया में उनको एक चमक दिखाने के लिए, लोगों को चौंकाने के लिए ऊपर वाले ने भेजा था। और पूरी दुनिया में 54 ईयर की एज में वो सारी दुनिया में एक तहलका मचा के और इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब प्रेम रंग नाम से बंदिशें बनाते थे, कॉम्पोजिशंस बनाते थे। ऐसे तो बहुत सी बंदिशें हैं, जो सैकड़ों बंदिशें हैं, लेकिन चंद मैं आपको बताता हूँ। जैसे राग भैरव में, राग भैरव है, राग धानी है, छाया बेहाग है, पटमंजरी है और फिर सावनी है। इस तरह से बहुत बंदिशें आपने बनाई और एक से एक नायाब और ख़ूबसूरत बंदिशें बनाने के बाद में आप एक झिलमिलाता सितारा और एक जगमग सितारा तमाम पूरी दुनिया को अलविदा कह के ऊपर वाले के पास चले गए। उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब शास्त्रीय संगीत के हर पहलू में महारत हासिल करते थे। वो धुरपद हो, धमार हो, टप्पा हो, ठुमरी हो, दादरा हो, ख्याल हो, हर चीज़ में आपको महारत हासिल थी। आपने हर धुरपद, धमार या ख्याल, टप्पा और दादरा का परफॉर्म किया। और जब भी वो इनमें से कुछ भी पेश करते थे तो लगता था कि ये इसी के ऊपर मेहनत करके आए हैं। जबकि उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं की कि हमें ये राग गाना है। घर में रियाज करते थे तो सुबह में भैरव और रात को यमन, बस इतना ही हम सुनते थे। लेकिन बाहर आके जब हम कॉन्फ्रेंसों में सुनते थे तो वो पटमंजरी गाते थे। पटमंजरी गा रहे हैं, झुंझोटी गा रहे हैं, रायसा कांदड़ा गा रहे हैं, ये इस तरह के राग हम गारा गा रहे हैं। तो हमारे लिए वो एक अजीब बात थी। हम कहते भी थे कि डैडी आप घर में तो ये सब राग नहीं गाते हो, फिर आप यहाँ। तो कहते थे कि रियाज हम सिर्फ गले को सही रखने के लिए करते हैं, कि आपका गला, आवाज़ गला ठीक है, सही है, तो आप राग तो जानते हो, बंदिशें तो आपको मालूम है, तो उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रियाज के लिए सिर्फ आकार का सा भरो, खरज भरो और मट्ठा तान करो, इतना काफ़ी हो जाता है। उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब की एक बहुत ही खूबसूरत बंदिश, हालांकि हर बंदिश खूबसूरत थी उनकी, हर बंदिश खूबसूरत है, लेकिन मैं राग छाया बेहाग में एक बंदिश पेश कर रहा हूँ।
कौन कसूर भयो मसो जो दरस नाए देनो कलनाए पा कलनाए पा पीके दर शन बेना कौन का सूर भयो मसो जो दरस नाए दे नो कलनाए पा अंतरा बरसान बेत बरसान बेत प्रेम रंग गए घर सो कौन जताना कर पाऊँ पे अपना कलनाए पा कलनाए पा कलनाए पा। एक और बंदिश है खास राग भैरव में गोरे तुमरे नैन कजरा रे गोरे तुमरे नैन कजरा रे कजर बिन कारे मत मारे गोरे तुमरे नैन अंतरा है ये प्रेम राग को मन लीनो प्रेम राग को मन लीनो तन मन धन सब तुम पे वारे गोरे तुमरे नैन कजरा रे गोरे तुमरे नैन कजरा कजरा रे कजरा। लेजेंडरी पद्मश्री उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब प्रेम रंग की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़े जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं उन्हें पता ही होंगे, फिर भी मैं उनकी इस डेथ एनिवर्सरी पे आप सभी को वो किस्से ज़रूर बताना चाहूँगा जो मुझे मेरे वालिद ने पास ऑन किए। और ये किस्से ब्लफ्स नहीं हैं, बिकॉज़ मैं इन्हीं किस्सों के साथ जो उस ज़माने के आर्टिकल हैं लेट 70s के अर्ली 80s के वो सारे ऐड ऑन करूँगा। तो इसमें एक भी किस्सा ब्लफ नहीं है, बनाई हुई बात नहीं है कि बस किसी ने भी बोल दिया या किसी से सुन के पास हो गया। मैंने अपने गुरु से भी ये सारी बातें सुनी हैं। उसके अलावा जो उस ज़माने के आर्टिकल हैं वो एज अ प्रूफ, हालांकि इन किस्सों में प्रूफ जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है उसके लिए आर्टिकल या ऑथेंटिक गुरु से आई हुई चीज़ ज़रूर मैटर करती है। तो मैं जो आपको बातें बताना चाह रहा हूँ उसमें मैं कुछ आर्टिकल्स भी आपके साथ ज्वाइन करूँगा। उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब का एक काफ़ी मशहूर क़िस्सा है
कि आपका एक रात का प्रोग्राम था, लेट नाइट का, और आपके साथ आपके प्रिय मित्र उस्ताद सुल्तान खां साहब सारंगी नवाज़ आपके साथ उस प्रोग्राम में थे। तो खां साहब ने प्रोग्राम में गाना चालू किया। एक बड़ा राग हो गया 2 घंटा, उसके बाद 2-4 चीज़ें गा लीं। ऐसे करते 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 सवेरा हो गया, सुबह हो गई, तकरीबन 4:30-5 बज गए। तो उस्ताद सुल्तान खां साहब सारंगी नवाज़ उस्ताद सुल्तान खां साहब ने कहा कि खां साहब, आपने तो अतरोली का घी खाया है, हम सभी थक गए हैं, लेकिन आपने तो अतरोली का घी खाया है, इसलिए आप में अब भी उतनी ताकत बाकी है कि आप 4 घंटे और गा लें। ऐसे ही सिमिलर एक और किस्सा है जो मेरे वालिद ने मुझे बताया कि उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब एक बार सवेरे सुबह में रियाज़ करने बैठे और गाना आपने शुरू कर दिया, और वक्त निकलते 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 दोपहर का वक्त हो गया। तो मेरी दादी नसीमा बेगम, उन्होंने कहा कि आइए खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ। फिर आपको पता नहीं चला, टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। शाम के नाश्ते चाय का वक्त हुआ, फिर वो बुलाने गई कि आपको काफ़ी देर हो गई, पूरा दिन निकल के आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो शाम हो गई, कितनी देर से रियाज़ कर रहे हैं, घंटों निकल गए सुबह से शाम, फिर भी आपका कंटिन्यू रहा। ऐसे करते 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 रात का वक्त आ गया। फिर फाइनली घर वालों ने आपको रोका कि आइए। वो इतने महव हो गए थे गाने में, ही वॉज सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक कि उन्हें वक्त का पता नहीं चलता था। उसी की एक वजह है कि आप YouTube पे खां साहब के सारे राग अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरी राग। आप देखेंगे कि इतना टाइमिंग लेके किसी ने कोई राग नहीं गाया होगा पूरे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। खां साहब ने हर राग, मलहुआ कल्याण जैसे अछोब राग को भी उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट गाया है, जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि 30 मिनट भी उसको कंप्लीट कर पाएं। इतनी कम स्पेस वाले राग, मलहुआ कल्याण और छाया नट, इन सभी रागों को कोई भी अछोब राग आप लें तो खां साहब ने 1.5 से 2 घंटे का टाइमिंग दिया है उस राग को। ऐसा ही एक और वाक़या है, उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब का अहमदाबाद में प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और लेजेंड उस्ताद ग़ुलाम रसूल खां साहब भी मौजूद थे। और बात यह है कि उस्ताद ग़ुलाम रसूल खां साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी आफ्ताब मौसीकी उस्ताद फ़याज़ खां साहब, ज्ञान आचार्य उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब, संगीत रत्न उस्ताद अता हुसैन खां साहब, ऐसे दिग्गजों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी और संगत की थी। तो उन्होंने जो गाना सुना था वो बहुत डिवाइन था। उस प्रोग्राम में उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब ने राग दरबारी गाया पूरे 3.5 घंटे। उसमें नोम तोम का आलाप, स्थाई अंतरा संचारी भोग, जिसको अस्थाई अंतरा संचारी आभोग भी कहा जाता है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, पूरा कंपैक्ट गाना आपने 3.5 घंटे दरबारी गाया। उस प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद उस्ताद ग़ुलाम रसूल खां साहब स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि शराफत हुसैन, तुम तो गुरुओं से, उस्तादों से भी आगे निकल गए। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब को उस्ताद ग़ुलाम रसूल खां साहब ने दिया। एक और बड़ा मशहूर किस्सा मेरे दादा उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब का, जो मेरे नाना उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब ने मुझे सुनाया और कई बार बड़े ही मज़े से सुनाया। तो शराफत खां साहब का प्रोग्राम था बम्बई में, उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब का बम्बई में प्रोग्राम था, और साथ ही में आपके बाद आफ्ताब सितार उस्ताद विलायत खां साहब का भी प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम का दिन आ गया, उस्ताद शराफत हुसैन खां साहब ग्रीन रूम में थे। तो उस्ताद विलायत खां साहब आपके पास आए, घर के रिलेशन थे। तो विलायत खां साहब आए कि मेरा अगले दिन प्रोग्राम है और देर रात की फ़्लाइट है, तो मैं पहले बजा लेता हूँ, आप बाद में गाना। तो शराफत खां साहब ने कहा कि भाई साहब आप बड़े हैं मुझसे, तो ये तो सही नहीं होगा। तो विलायत खां साहब ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम तो एक ही घर हैं, हमारे लिए क्या बड़ा क्या छोटा। तो विलायत खां साहब ने सितार बजाया, बहुत
उम्दा सितार बजाया। उसके बाद उनका सेशन ख़त्म हुआ, वो शराफत ख़ान साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर तो तुम्हें सुन के ही जाऊँगा, नोम तोम का आलाप तो सुन के ही जाऊँगा थोड़ा सा। तो विलायत ख़ान साहब आके बैठ गए और मेरे दादा उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब ने अपना गाना शुरू किया। अच्छा, तानपुरे पे और अकम्पनी कर रहे थे मेरे नाना उस्ताद याकूब हुसैन ख़ान साहब। तो सभी ने देखा कि विलायत ख़ान साहब बैठे हैं, तो शराफत ख़ान साहब को लगा कि थोड़ा 15-20 मिनट सुनेंगे फिर चले जाएंगे क्योंकि उनकी फ़्लाइट है। पर वो बैठे रहे। आधा घंटा गया, 1 घंटा गया, 1.5 घंटा गया, 2 घंटे गए, 3 घंटे गए, पर विलायत ख़ान साहब वैसे के वैसे महव बैठे हुए थे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शराफत ख़ान साहब ने और याकूब हुसैन ख़ान साहब ने भी विलायत ख़ान साहब से पूछा कि ख़ान साहब आपकी तो फ़्लाइट है, आपको जाना था, आप गए नहीं। तो विलायत ख़ान साहब कहते हैं कि अरे शराफत हुसैन, तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैं तो बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन उस आवाज़ की जो रेजोनेंस थी, वो आवाज़ दिल को रोके रख रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी कि मैं उठ के जा पाऊं। तो विलायत ख़ान साहब ने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। वो इतना महव हो गए थे उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब की गायकी में। तो ऐसे ही डिवाइन और लेजेंड गायकी का कमांड रखने वाले उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब ने पूरी दुनिया में नाम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जाने के 41 साल बाद भी उनका नाम वैसे का वैसा बरकरार है। दादाजी उस्ताद शराफत हुसैन ख़ान साहब की एक बंदिश है, हालांकि हज़ारों बंदिशें बनाई हैं दादाजी ने, फिर भी एक बंदिश उनके इस ट्रिब्यूट में मैं उनकी गाना चाहूँगा, जो मैंने अपने डेब्यू प्रोग्राम में पहली बार जब मैं सोलो गाया था, तब मैंने ये राग और ये बंदिश ख़ास गाई थी। निजा ग म द नि दा नि सा नि दा म ग सा। मोरी पकर बया अनज रोजे, मोरी पकर बया न छे रोजे, ऐसे ने पटने डरो काना पकर बया नज रोजे, मोरे पकर बया मैं से करत हो ठिठोरी प्रेम रंग, हम से करत होती टोरी प्रेम रंग, सब सखियन संग काना, सब सखियन संग काना पकर बयाना रोजे, मोरे पकर बया, मोरे पकर बया, मोरे पकर बया। जो कि आपसे वफा हमने है, अरे हाँ है सच तो ये कि बहुत ही बुरा किया हमने।
लगाया लगाया दिल को तो सब रंज भी सहा हमने। अरे हाँ बस अपना बात करो, जाओ कह दिया हमने। मैं जाओ जा रहे Yeah.